हिंदी स्टोरी पर पुनः आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूं। मैं अजय साहनी स्टार। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है इंसान। कई बार हम इंसान बहुत सारी ऐसी दांव पेच या किसी चंगुल में फंस जाते हैं जब हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है, या फिर यूं कहें कि हमारी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। हम न चाहते हुए भी उस जाल से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आज की कहानी इंसाफ में आप लोगों को एक ऐसे युवक की कहानी बताएंगे जो बहुत गरीब है, बहुत सीधा साधा है, लेकिन वो एक ऐसे ट्रैप, एक ऐसे जाल में फंसता है जिसमें से उसका निकलना असंभव सा रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के दरबार में कभी कभी देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, इंसाफ मिलता है। लेकिन खैर ये कथा कहानियों में ज्यादा मिलता है, फिल्मों में ज्यादा मिलता है, हकीकत में काश ऐसा होता। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गांव था राघवपुर। धनराज सिंह अपने राजकाज, अपने चुनाव आदि के चक्कर में अक्सर दौड़ धूप किया करते थे और गांव के लोगों पर हुक्म किया करते थे। उनकी दुश्मनी गांव से कोसों दूर एक दूसरे गांव के, उनके ही बिरादरी के ठाकुर साहब से थी, जो अक्सर चुनाव आदि में उनको टक्कर दिया करते थे। उनका नाम था रघुपति सिंह। जी हां, रघुपति और धनराज सिंह की कट्टर दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही। एक समय आया जब रघुपति सिंह अपने गांव की ओर शहर से जा रहे थे तो उनके काफिले पर एक भयानक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उनकी जीप सड़क से नीचे गिर पड़ी। उनके साथ सवार उनके कुछ लोग रघुपति सिंह के साथ घायल हो गए और एक दूसरी गाड़ी के लोगों ने उन्हें मदद किया। लोग बताते हैं अस्पताल जाने के पहले ही रघुपति सिंह की मौत हो चुकी और उनके परिवार के लोगों ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि षड्यंत्र और प्लानिंग के तहत हमला बताया था और इस हमले में नामजद रिपोर्ट करवाया था ठाकुर धनराज सिंह। उन्हें ही मुख्य आरोपी बनाकर उन लोगों ने केस दर्ज करा दिया। यह मामला कोर्ट में चलने लगा। ऐसे में एक ऐसा मोड़ आया जब धनराज सिंह को लगा कि वो सचमुच में कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे, तो उन्होंने एक चाल चली। उस ट्रक चालक जिसका पता ही न चला, ट्रक का पता चला लेकिन चालक का पता नहीं चला कि कौन चला रहा था, वो मिल जाता तो शायद कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये आप भी सुने होंगे, वो सही लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाते। लेकिन ऐसा हो न सका। अब क्या था, बड़ी जांच पड़ताल के बाद धनराज सिंह के एक रिश्तेदार के नाम से ट्रक का रजिस्ट्रेशन निकल कर आ गया। यानी यह बात स्पष्ट हो गई कि ट्रक किसी न किसी माध्यम से धनराज सिंह का ही था या धनराज सिंह के किसी व्यक्ति का था। अब यहां पर आपको बताना जरूरी समझते हैं, धनराज सिंह को एक युक्ति सूझी। अब ये युक्ति किसने सुझाया उन्हें, ये तो वो जाने, लेकिन युक्ति सूझी। कोर्ट कचहरी में रुपए पैसे की खूब चलती है। जज, वकील और न जाने कब न्यायपालिका खुद बिक जाती है। उन्हें यह बताया गया कि यदि इस केस में ड्राइवर के तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ला दिया जाए जिसके ऊपर यह आरोप मढ़ दिया जाए तो शायद धनराज सिंह आसानी से बरी हो सकते हैं। अब क्या था, एक ऐसा शख्स ढूंढा जाने लगा जो इस पूरे आरोप को, पूरे हत्याकांड को कहिए, अपने ऊपर ले ले। अब यही हुआ। उन्हें किसी ने बताया कि इस मामले में अगर राजू को फांस दिया जाए तो वो अपनी गवाही, अपनी बात, अपनी दलील भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो इतना सीधा साधा है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। राजू के ऊपर
धनराज सिंह के लोगों की नजर पड़ गई और राजू को एक दिन उठा दिया गया। उठाकर गाहे बगाहे पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा दिया गया। पूरे प्लानिंग के तहत पुलिस वालों ने यह अनाउंस कर दिया कि रघुपति सिंह का हत्यारा मिल गया। और वह कौन था? राजू, एक सीधा साधा युवक। उसे इस हत्याकांड से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसे यह समझाया गया, डराया गया, धमकाया गया, उसे बताया गया कि तुम इस आरोप को अपने सिर ले लो, तुम कोर्ट में यह बयान दे दो कि तुमने यह हत्या किया है, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खुशहाल कर देंगे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे सब राज करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, तुम्हारे माता पिता की दवा और खाना दाना का हर व्यवस्था हम कर देंगे। राजू ने बुरा भाग लगाया। उसे लगा कि यह सौदा बुरा नहीं है। मोटे पैसे की लालच, उसे लगा कि मैं जीवित रहकर अपने परिवार, अपने बच्चों में रहकर भी शायद उन्हें वो परवरिश न दे पाऊंगा जो मैं यह पैसे पाकर जेल में रहकर दे दूंगा। वह उन लोगों की बातों में आ गया। उसके घर अच्छा खासा रुपया पैसा कुछ पहुंचा दिया गया और राजू को यह जुर्म स्वीकार करने के लिए मना लिया गया। उसने स्वीकार कर लिया कि रघुपति सिंह की हत्या उसने स्वयं की, उसने ही मारा है। अब यह बात जब पूछी जाने लगी कि क्यों मारा है, तो उसने कहा कि हमें उन्होंने गाली दिया था, हमें उन्होंने मारा था। हम चुनाव प्रचार में एक बार जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने हमें बहुत मार मारा था, हम उसका बदला लिए। बेआहियात बात का बतंगड़ बनाकर उसे सिखाया जो गया था वही वो बक दिया। सजा तो उसे हो गई, मामला चला और उसे बकायदा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन यह बात रघुपति सिंह के बेटे प्रणव को हजम न हुई। प्रणव सिंह एक शोध छात्र था। वह अपने पिता के पेशे में आना नहीं चाहता था। वह स्टूडेंट था। वह पढ़ लिखकर अपने माता पिता, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहता था। प्रणव को लगता था कि शिक्षा लेकर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। प्रणव को यह बात खटकने लगी कि एक सामान्य सा लड़का, एक ऐसा युवक जिसे मेरे पिता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होना चाहिए, वो क्यों मेरे पिता की हत्या कर सकता है। उसे यह बात बहुत नागवार गुजरी और इसी सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए उसने एक प्लान किया। उसने ऐसा एक प्लान किया जिसके तहत वह इस सच्चाई की जड़ तक पहुंच सके। उसने अपने चाचा से विवाद किया, एक ऐसा विवाद जो पहले से प्री प्लान था, सोचा समझा विवाद। अपने चाचा से उसने कहा कि हम लोग आपस में एक नकली मारपीट करेंगे चाचा, और आप मुझे जाकर लिखा दीजिएगा कठिन धाराओं में। उसके चाचा ने ऐसा ही किया और प्रणव सिंह को जेल हो गई। 6 महीने की छुट्टी। वह 6 महीने के लिए बिल्कुल गुमनाम सा, शांत सा उस जेल में रहना चाहता था जहां पर राजू बंद था। वो चाहता था राजू के बारे में जानना, राजू के दिल की बात निकालना। और इन 6 महीनों में उसने बहुत गुमनामी से, बहुत शांतिमय तरीके से सिर्फ एक ही कार्य किया कि उसने राजू से दोस्ती कर ली। उससे इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि धीरे धीरे वो बात को निकालने लगा कि तुम इस किस मामले में यहां आए हो, तुम तो बड़े सीधे साधे हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। ये सारी बातें करते धरते
6 महीनों में प्रणव ने बहुत डीपली अंदर तक की बात निकाल ली, राजू के दिल की बात निकाल ली। जब राजू ने उसे बताया कि मैं तो किसी जुर्म की सजा नहीं काट रहा हूं, मैं तो बेगुनाह होते हुए भी यूं ही सजा काट रहा हूं। और उसने, चूंकि राजू नहीं जानता था कि प्रणव सिंह कौन है, प्रणव एक सीधा साधा सुंदर सा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति के तौर पर वहां पर गया था और वह राजू से दोस्ती मित्रता करके उसका बहुत बड़ा हमसाया बन चुका था। प्रणव जानना चाहता था कि राजू ने ये अपराध क्यों किया, ये इल्जाम अपने सिर क्यों लिया, और अंततः वो जानने में सफल हुआ कि असली मुजरिम तो कोई और है, जो बाहर ऐश कर रहा है, राज कर रहा है। और उसके बाद जब प्रणव वहां से 6 महीने में बाहर निकला तो उसने सबसे जो पहला कार्य किया वो था इंसाफ। इंसाफ किस तरह का? इस तरह का जिसमें उसने धनराज सिंह को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसके पिता का बदला पूरा हुआ। वो किसी भी तरह से मुजरिम नहीं बनना चाहता था, वो किसी भी तरह से हत्यारा नहीं बनना चाहता था, वो तो एक नेक इंसान बनकर काम करना चाहता था। लेकिन अंततः उसे सिर्फ एक बेगुनाह व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। धनराज की हत्या अपने पिता के बदले के रूप में उसने ले तो लिया, लेकिन जब वो कटघरे में खड़ा हुआ तो उसने जितने भी साक्ष्य जुटाए थे राजू को बेगुनाह साबित करने के लिए, वो सब की कलई खोलने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने पिता का बदला नहीं लिया है, मैंने तो सिर्फ ये किया है कि एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा दिया, जिसने एक नहीं 2 गुनाह किया था। एक गुनाह ये कि उसने मेरे पिता की हत्या की, और दूसरा गुनाह ये कि उस हत्या के इल्जाम को वो स्वयं स्वीकार न करके एक बेगुनाह व्यक्ति को फंसा दिया। चंद रुपयों की लालच में एक सीधे साधे आदमी को खरीद लिया और खरीद कर उसे गुनहगार बना दिया। और सारी बात कानून के सामने, अदालत के सामने जब प्रणव सिंह ने रखा तो सभी दंग रह गए। उसने धनराज की हत्या के जुर्म को कबूल किया और राजू को बेगुनाह करने में सफल हो गया। अब चूंकि धनराज ही नहीं रहा तो उसका साम्राज्य भी नहीं रहा। राजू आजाद होकर घर आया, उसे इंसाफ मिला। उसके बूढ़े माँ बाप की उम्र थोड़ी सी बढ़ गई। उसका घर आदि जो धनराज के लोगों ने बनवा दिया था, कुछ रुपए पैसे दे दिए थे खर्चे पानी के लिए, उसको भी लौटाने की झंझट न रही। लेकिन इस जेल की यात्रा ने, वहां की यातना ने राजू को थोड़ा समझदार तो जरूर बना दिया था। इस समाज में आपको रहना है, जीना है, तो थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझ और बारीक नजर रखनी आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना आपको कदम कदम पर ऐसे धनराज मिलते रहेंगे जो अपने धन, वैभव, ताकत और छल कपट से छलने का प्रयास करते रहेंगे और खुद बहुत ऐशो आराम भरी जिंदगी जीना चाहेंगे। लेकिन वो कहावत फिर से आती है कि ऊपर वाले के घर में थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इंसाफ मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाले की अदालत में यकीन है तो जरूर मिलेगा। जय जयकार जारी रहेगी। हिंदी स्टोरी पर आपको ये कहानी कैसी लगी लिख भेजिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आएंगे और कहानियों के साथ।